प्रिय भैया बहनों नमस्कार। आज हम सब लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में अध्याय 2 बिलियन में राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है राउल्ट का नियम। अब देखिए, राउल्ट किसी व्यक्ति का नाम है। ये रासायनिक थे, तो कहाँ के रासायनिक हैं? फ्रेंच रासायनिक हैं। फ्रेंच रासायनिक, इनका पूरा नाम था फ्रेंकोइस मैरी राउल्ट। इन्होंने सन 1886 में अनेक प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर विलयन के प्रत्येक घटक के वाष्प दाब और उसी घटक के मोल प्रभाज के मध्य संबंध दिया। संबंध कहाँ दिया, ये मेन चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। कोई विलयन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, विलयन हो गया। विलयन आप सब लोग जानते हैं कि कम से कम दो घटकों से मिलकर बनेगा। तो मान लीजिए कि एक घटक हमारा ए हो गया और इस विलयन का दूसरा घटक क्या हो गया, बी हो गया। अब उन्होंने क्या बताया, जो विलयन होते हैं उनमें जो एक घटक होते हैं, उन घटक की वाष्प दाब, जैसे मान लीजिए कि हम घटक ए की वाष्प दाब की बात करें तो वाष्प दाब उसी से घटक ए है तो ए से तो करेंगे, और उसी घटक के मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब घटक ए की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इन्हीं वाष्प दाब, राउल्ट वैज्ञानिक ने यहीं पर संबंध दिया, वाष्प दाब और मोल प्रभाज के मध्य एक संबंध दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। अब इनके बीच संबंध क्या था, तो समानुपाती का था। संबंध किसका था, समानुपाती का था। तो आज हम राउल्ट का नियम जो पढ़ रहे हैं, ऐसे विलयन के लिए पढ़ रहे हैं जिसका प्रत्येक घटक वाष्पशील होता है। क्या होता है, प्रत्येक घटक वाष्पशील होता है, यानी ए भी वाष्पशील है, वाष्प बनती है ए की भी, और बी भी क्या है, वाष्पशील है। तो ऐसे विलयन के लिए हम राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं जिसमें घटक ए और घटक बी दोनों क्या हैं, वाष्पशील है। तो राउल्ट नाम वैज्ञानिक ने क्या बताया कि स्थिर ताप पर दो या अधिक मिश्रणी वाष्पशील विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है। यानी राउल्ट के नियम के अनुसार जब दोनों घटक वाष्पशील होते हैं, मिश्रणी होते हैं, तो उस समय प्रत्येक घटक की वाष्प दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। यही राउल्ट का नियम है, यही राउल्ट के नियम की परिभाषा है। अब हम इसको देखते हैं, राउल्ट के नियम की परिभाषा तो क्या बताई गई, फिर से सुनेंगे। निश्चित ताप पर दो या अधिक वाष्पशील मिश्रणी द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब इसका मैथमेटिकल देखते हैं। हमारे पास दो घटक हैं, ए है विलयन में दो घटक लिए हैं,
घटक ए है और घटक बी है और दोनों घटक वाष्पशील हैं। तो घटक ए का वाष्प दाब Pa है, घटक बी का वाष्प दाब Pb है, घटक ए का मोल प्रभाज XA है और घटक बी का मोल प्रभाज XB है। इसको ध्यान रखेंगे, ये टर्म याद कर, ये टर्म इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इनके नियम से। ठीक, इनके नियम से किसी विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मान लीजिए घटक ए की वाष्प दाब Pa है और उसी घटक के मोल प्रभाज XA के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब हम जो है इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो किसी स्थिरांक का गुणा करते हैं, तो Pa बराबर K इंटू XA, ये समीकरण 1 हो गया। अब इस समीकरण को हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं। किसके लिए लागू करते हैं, शुद्ध विलायक के लिए। तो मान लीजिए कि घटक बी इस विलयन में हो ही ना, घटक बी वाला पार्ट इसमें हो ही ना। उस कंडीशन पर जब घटक बी का पार्ट ना होगा तो घटक एक्स भी न होगा। तो उस समय होता क्या है, यहां पर लिखेंगे शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के लिए लागू करने पर, शुद्ध विलायक के लिए लागू करने पर जब AXA बराबर 1 तब Pa, जो ये Pa है, जब इसमें घटक B न रहेगा तब ये शुद्ध रहेगा। तो शुद्ध को हम डोनेट करते हैं P0A या इसी को बोलते हैं P0A। ये जो P0A है तो शुद्ध विलायक की वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक की वाष्प दाब है। समीकरण 1 में AXA और Pa के मान रखने पर, इसलिए Pa बराबर क्या हो जाता है शुद्ध विलायक की कंडीशन में, जब शुद्ध विलायक यानी उसमें घटक B ना हो उस टाइम पर XA का मान 1 हो जाता है। XA का मान 1 कैसे होता है देखेंगे, AXA प्लस AXB बराबर 1। अब AXB है ही नहीं है तो XA बराबर 1 हो गया। ठीक, और उस समय Pa शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, तो उसे P0A से शो करते हैं। तो ये हो जाएगा P0A बराबर K एक समानुपातिक स्थिरांक है, जो एक K है तो एक स्थिरांक है। तो देखिए जो शुद्ध विलायक की वाष्प दाब होती है वो भी क्या होती है, स्थिरांक होती है, क्योंकि स्थिरांक के क्या है, बराबर है। अब देखिए K का मान समीकरण 1 में रखने पर, K का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो K का मान जब यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा Pa बराबर P0 XA। यही है राउल्ट का नियम। यानी कोई भी घटक हो सकता है जो वाष्पशील, चाहे A हो चाहे B हो, किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी एक घटक का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब भी बोल सकते हैं क्योंकि कुल वाष्प दाब A प्लस B का होगा। तो एक घटक का वाष्प दाब बराबर होता है शुद्ध घटक के वाष्प दाब इनटू उस घटक के मोल प्रभाज के। इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। अब ये किसके लिए है, घटक A के लिए है, घटक A के लिए है, A के लिए।
अब इसको हम घटक बी के लिए भी लिख सकते हैं, तो ए ऑफ पी बी हो, तो पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी कर सकते हैं। ये भी घटक बी के लिए होगा, क्योंकि राउल्ट ने कोई भी वाष्पशील घटक हो उसकी मोल वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव के अनुक्रमानुपाती होती है, तो घटक बी का भी संबंध ये निकलेगा। यहाँ पर ये समीकरण हम लिखेंगे 3 और लिखेंगे घटक बी के लिए, ये राउल्ट का नियम है। क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। डाल्टन का आंशिक दाब नियम, आंशिक दाब नियम क्या है? यदि किसी सिलेंडर में कई गैसें भरी हो तो उन गैसों का जो कुल दाब होता है उनके आंशिक घटकों के योग के बराबर होता है। इसमें दो घटक लिए हुए हैं, ए और बी है, यहाँ पर लिखेंगे डाल्टन के आंशिक दाब नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब नियम से, तो जो ये विलयन है इस विलयन का कुल वाष्प दाब P टोटल, इस विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा? इनके आंशिक घटकों के योग के बराबर होगा, तो PA प्लस PB। अब हम यहाँ पर इसको केवल P से लिख रहे हैं, तो P बराबर हो जाएगा, P का वाष्प दाब कितना है? P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस B का कितना है? PB नॉट P नॉट B इंटू एक्स B हो गया। किसी द्विअंगी विलयन के लिए, किसी द्विअंगी विलयन के लिए जिसमें दो घटक हों, तो मोल प्रभाजों का योग एक्स ए प्लस एक्स बी, घटक ए का मोल प्रभाज इंटू घटक बी का मोल प्रभाज, इनका योग सदैव एक होता है। तो एक्स ए बराबर निकालते हैं तो 1 माइनस एक्स बी हो जाता है। अब जो है एक्स ए का मान, एक्स ए का मान समीकरण ये 3 हो गया था, इसको हम 4 देते हैं। 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए जब रखेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर P नॉट A इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस हो जाएगा P नॉट B इंटू एक्स बी। इसका आगे यहां देखते हैं एक्स बी, एक्स ए का मान इस समीकरण में रखे हैं एक्स ए में, तो ये हो गया P इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी हो गया। आगे देखते हैं तो P इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी, ये एक्स बी है, प्लस P नॉट B एक्स बी। A इसको लिखते हैं P इक्वल टू P नॉट A, इसको पहले कर लेते हैं, तो P नॉट B इंटू एक्स बी
माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो P बराबर हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, एक्स बी कॉमन है, इंटू एक्स बी। ये डाल्टन के नियम से विलयन के कुल वाष्प दाब इस सूत्र से कैलकुलेट करेंगे। ये राउल्ट का नियम है। इसमें और एक चीज ध्यान में रखना है, एक ग्राफ बनता है, उसको हम भी सीखते हैं। ग्राफ क्या है, इस समीकरण से है आपको एक तीन समीकरण ध्यान रखना है। एक होता है पी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एक समीकरण ये आपको मिला। दूसरा मिला पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आपको दूसरा मिला। एक समीकरण ये मिला आपको, मान लीजिए, दूसरा ये मिला, और तीसरा इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। अब जो समीकरण पहला है और दूसरा है, तो पहले में देखिए, यदि विलायक की वाष्प दाब और मोल प्रभाव दोनों में है, ये विलायक की विलायक की वाष्प दाब है और एक्स से विलायक का मोल प्रभाव है। पीबी भी विलायक घटक या विलेय की वाष्प दाब है और एक्स भी उस घटक या विलेय का मोल प्रभाव है। यदि इनके मध्य ग्राफ खींचा जाए, आलेखित किया जाए, तो इस ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और वो सरल रेखा, इस ग्राफ में जो सरल रेखा प्राप्त होती है तो P नॉट ए बिंदु पर काटती है, और इस ग्राफ पर जो सरल रेखा प्राप्त होती है वो P नॉट बी बिंदु पर काटती है। आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। यानी ग्राफ हम इस समीकरण से कहाँ खींच रहे हैं, वाष्प दाब और एक्स ए के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो P नॉट ए, इस वाले में देखेंगे तो P नॉट बी बिंदु से होकर गुजरती है। समीकरण ये है P नॉट ए इंटू एक्स ए, दूसरा है पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हमारा अक्ष हो गया, ये एक्स और ये वाई हो गया। इस अक्ष पर हमने वाष्प दाब को लिया है और इस अक्ष पर मोल प्रभाव को लिया है। हम विलयन के वाष्प दाब, विलयन के प्रत्येक घटक के वाष्प दाब और प्रत्येक घटक के मोल प्रभाव के मध्य ग्राफ आलेखित करते हैं। अब देखिए, यदि यहां पर एक्स ए बराबर 0 है, यानी घटक ए की बात कर रहे हैं, तो यहां से एक ये सरल रेखा मिलती है जो हम कहां पर काट रही है, इस वाली रेखा पर वाष्प दाब है और इस पर मोल प्रभाव है। यहां पर पहुंचती है तो विलयन शुद्ध हो जाता है, विलायक की वाष्प दाब शुद्ध विलायक के बराबर हो जाती है। और जब विलायक की वाष्प दाब यानी पी ए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाती है, उस समय एक्स ए का मान 1 हो जाता है, क्योंकि उसमें विलेय दूसरा घटक होता ही नहीं है। ये अपनी ग्राफ जो मिलती है पहली है। फिर हम घटक बी की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से चलती है, ये मैन उसका बिंदु है, तो एक्स बी बराबर यहाँ पर 0 रहता है।
और यहाँ पर पहुंचती है तो इसकी वाष्प दाब शुद्ध वाष्प दाब के बराबर हो जाती है, P0 B के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर AX B बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उस समय घटक A उसमें नहीं रहता। कुल वाष्प दाब ये हमारा PB के लिए था, सेकंड वक्र है। अब कुल वाष्प दाब देखते हैं, तो कुल वाष्प दाब एक तीसरा है वक्र, P बराबर हो जाता है P0 प्लस PA प्लस PB है। ये जो ग्राफ बना है ऐसे विलयनों के लिए बना है जो राउल्ट के नियम का संपूर्णतः पालन करते हैं, यानी जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हीं विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। ये ग्राफ ध्यान से देखेंगे, जब हम विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श, तो ये तो आदर्श विलयन की ग्राफ, विलयनों के लिए ग्राफ है, और जो अनादर्श विलयन होंगे उसी से हम इनको, इसी ग्राफ से हम उसको समझेंगे। इसलिए ध्यान में रखेंगे, इसमें टोटल लाइनें जो रेखाएं हैं वो सब सीधी रेखाएं हैं, ठीक। ये किसी विलयन के वाष्प दाब और उनके मोल प्रभाज के मध्य खींचा गया ग्राफ है। कंडीशन क्या है, निश्चित ताप है। ताप क्या है, निश्चित है, ठीक। तो ये हमारा राउल्ट का नियम है।